नमस्कार। देश के सभी राज्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ईपीएस 95 पेंशन के साथ साथ ओपीएस और एनपीएस को लेकर दो बड़ी ऐसी अपडेट देने वाली हैं, जिससे दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अपडेट माना जा रहा है। इसकी बात दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बताएंगे कि सीबीटी की बैठक को लेकर क्या बड़ा ऐलान हो चुका है, साथ ही संसद में दोस्तों उठी मांग के बारे में भी बात यहाँ पर की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कर्मचारियों की पेंशन योजना को लेकर पेंशन बढ़ोतरी में संसद में जो है सरकार के द्वारा क्या जवाब दिया गया है, जिसके बाद बात की जाएगी दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लोकसभा चुनाव में भी बनेगा बड़ा मुद्दा। तो आखिरकार क्या मुद्दा बनने वाला है, इसको लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है, इन दो बड़ी अपडेट को पहले हम जानेंगे, जिसके बाद दोस्तों आपको बताएंगे कि आखिरकार सीबीटी की बैठक को लेकर क्या बड़ा फैसला किया गया है और संसद में दोस्तों पेंशन की मांग पर क्या क्या हुआ, क्योंकि बजट के बाद ये जो संसद का सत्र है ये चालू है और इसमें दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं मुख्य और दो अपडेट जो कि हर पेंशन धारक के लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना प्रति माह में बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं होगी, संसद में सरकार से मिल चुका है इसके बारे में जवाब। जी हाँ दोस्तों, श्रमिक संगठन एवं जन प्रतिनिधियों जैसे हितधारकों की केंद्र सरकार की समक्ष कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस में प्रतिमाह 1000 रुपए की बढ़ोतरी की मांग करती हुई थी। अब केंद्र सरकार द्वारा ईपीएस में बढ़ोतरी होगी या नहीं, श्रम और रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली ने दोस्तों लोकसभा में यहाँ पर जो है आप सभी के लिए बीते 2 दिन पहले बड़ा जवाब दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया था कि ईपीएस 95 पेंशन के पैरा 32 के तहत तथा उद्देशित निधि का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है। 31 मार्च 2019 की निधि के मूल्यांकन की स्थिति के अनुसार बीमांकित घटा हुआ है। खास बात यह है कि रामेश्वर तेली ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ईपीएस में 1000 रुपए की बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं। दोस्तों संसद के अंतरिम बजट सत्र में लोकसभा सदस्य एएन गणेश मूर्ति ने श्रम और रोजगार मंत्री से कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस में वृद्धि को लेकर कई सवाल पूछे थे। उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार को ईपीएस पेंशन की न्यूनतम राशि में वृद्धि के लिए श्रमिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों जैसे हितधारकों से मांग प्राप्त हुई है। दूसरा, यदि हाँ तो दोस्तों तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है, इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने पर विचार किया जा रहा है। तीसरा था कि क्या सरकार पेंशन गणना सूत्र को संशोधित करेगी, क्योंकि वर्तमान सूत्र ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों के खिलाफ मनमाना और पक्षपात पूर्ण है। यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है, इसके बारे में सवाल पूछे गए थे। तो दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली ने उन सभी सवालों के जवाब सदन में दे दिए और आप सभी को बता दिया है। जी दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को मौजूद 1000 रुपए प्रति माह बढ़ाने के लिए श्रमिक संघों और जन प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ईपीएस 95 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि एक नियोक्ता द्वारा 8.33% दर से अंशदान और दूसरा 15,000 रुपए प्रति माह तक के वेतन के आधार पर 1.16% दर केंद्र सरकार बजटीय सहायता के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा अंशदान से बना है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस प्रकार की संचित राशि से किया जाता है। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन में पैरा 32 के तहत तथा अधिच्छेदित निधि मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाएगा और दिनांक 31 मार्च 2019 की निधि मूल्यांकन की स्थिति के अनुसार बीमांकित को भी घटाया जाएगा। योजना के तहत सदस्यों की पेंशन की राशि का निर्धारण सेवा योग्य पेंशन की अवधि, पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, जिसमें सूत्र ये बताया जा रहा है कि पेंशन योग्य सेवा को गुणा पेंशन योग्य वेतन से किया जाएगा, जिसमें भाग 70 का दिया जाएगा। इस सूत्र के मुताबिक किया जाता है इसका गुणा। तथापि सरकार ने पहले वर्ष 2014 में बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों को प्रतिमाह 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्रदान की थी, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप में प्रदान की जाने वाली वेतन में से 1.15% की बजटीय सहायता अतिरिक्त थी। तो ये दोस्तों ये आप सभी के लिए जो है रामेश्वर तेली द्वारा संसद में बड़े जवाब जो है आप सभी की पेंशन को लेकर हाल फिलहाल में दिए गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लोकसभा चुनाव में भी बनेगा बड़ा मुद्दा। इसको लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर आ रही है आप सभी के लिए, चलिए विस्तार से आप सभी
को बताती हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ा मुद्दा बनेगी। दोस्तों यहाँ पर जो है बीते ही पहले दिन 30 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली कर चुका अटेवा का पेंशन बचाओ मंच और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन दोस्तों लखनऊ में भी रन फॉर ओपीएस की यहाँ पर आयोजन 4 फरवरी को कर चुका है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आयोजनों की शुरुआत की गई थी। दोस्तों अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बताया कि स्वामी विवेकानंद के जन्म 12 जनवरी 2024 से 25 जनवरी 2024 तक हमने जनसंवाद किया। अटेवा के द्वार कार्यक्रम के तहत स्कूल, कॉलेज, कार्यालय सहित आम जनमानस को भी अटेवा के संदेशों, संघर्षों और उपलब्धियों के बारे में जागरूक करवाया था। साथ ही उन्होंने निजीकरण के दुष्प्रभाव की भी जानकारी दी थी। 25 जनवरी को मतदाता और पेंशन जागरूक मार्च हर जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण ढंग से निकाला भी गया था, जिसमें शिक्षक व कर्मचारी अधिकारियों के साथ साथ समाज के अन्य प्रबुद्ध वर्ग के मुद्दों को जोड़ा गया था और अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया गया था। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों अटेवा में यहाँ पर जो है 4 फरवरी 2024 को लखनऊ में रन फॉर ओपीएस का भी आह्वान किया गया था, जिसमें कर्मचारी अधिक से अधिक संख्या में शामिल हुए थे और ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को मजबूत करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा था कि पेंशन हमारा संवैधानिक हक है जिसे हम लेकर रहेंगे। सरकारी संस्थानों, पदों का निजीकरण देश के निम्न व मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अभिशाप है, जिसके खिलाफ अटेवा लगातार संघर्ष करता रहा है और रन फॉर ओपीएस के तहत अपने मुद्दों को नए तरीके से सरकार और समाज के सामने उन्होंने रखा था। वहीं दोस्तों 5 राज्यों में बहाल हो चुकी है पुरानी पेंशन योजना, इसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, विजय कुमार बंधु ने बताया कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत देश भर में पुरानी पेंशन योजना का अभियान चल रहा है। इस आंदोलन की वजह से झारखंड सहित 6 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। अब आखिरी चोट लोकसभा चुनाव में की जाएगी, जिससे देश भर में पुरानी पेंशन योजना को लागू कराया जा सके। उन्होंने कहा कि न्यूनतम पेंशन जो है, न्यू पेंशन स्कीम जो एनपीएस है, वो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। अटेवा ने इस बात की आशंका विगत कई वर्ष पहले ही कर दी थी, जो आज सच साबित हो रही है। अटेवा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर निर्जपति त्रिपाठी ने कहा कि अटेवा लगातार सरकार की पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग करता आ रहा है। अगर बहाल नहीं किया गया तो एनपीएस के पैसों को निजी कंपनियों में निवेश करना को सरकार को चूना लगाया जाता रहेगा। प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि पुरानी पेंशन शिक्षकों और कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी है। पुरानी पेंशन किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी के बुढ़ापे का सम्मान है, इसलिए सरकार पुरानी पेंशन बहाल करके कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। वहीं दोस्तों पेंशन जागरूकता मार्च में भी यहाँ पर जो है सक्रियता बढ़ाने की बात कही गई है। दोस्तों राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के आह्वान पर पूरे प्रदेश में मतदाता और पेंशन जागरूक मार्च आयोजन किया गया था। इस मौके पर मार्च निकालकर प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों ने सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की और लोगों से अधिक मतदान करने का भी आह्वान किया था। उन्होंने बताया था कि कर्मचारी लगातार पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करके पुरानी पेंशन बहाली का विरोध करने पर सरकार को चेता रहे हैं। पोस्टल बैलेट की पुरानी पेंशन योजना का विरोध करने वाले सरकारी कर्मचारियों की हार हो रही है। यदि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का ध्यान नहीं दिया तो लोकसभा चुनाव में केंद्र और राज्य कर्मचारियों का परिवार एकजुट होकर सरकार के विरोध में मतदान करेगा। ऐसी चेतावनी दोस्तों यहाँ पर सरकार को दी जा चुकी है। यानी कि सीधी मांग जो है अटेवा के यहाँ पर संगठन ने की है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाली नहीं